अस्सलाम वालेकुम पॉडकास्ट हम और आप में मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता शहजाद और उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे साथ एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं आज के पॉडकास्ट में और हम उनसे बात करेंगे कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और उनका कानून से ताल्लुक़ है। वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार। उनसे कुछ उनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी क्वेश्चन करेंगे। आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद अहमद चतारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे जज़ाकल्लाह सर। हम आपसे आज के पॉडकास्ट में जानेंगे कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, आपकी मसरूफियात के बारे में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। माशाल्लाह एक लंबा करियर है आपका। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट रही आपके इस करियर में, और अब जो बड़ी ज़रूरी बात है वो ये है कि आप कंटेस्ट भी कर रहे हैं। जनाब, तो पॉलिटिक्स में भी आप एक्टिव हैं, वकालत में भी, कानून की भी सारी चीज़ें आप समझते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में हमें सबसे पहले बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कराची में पैदा हुआ जी 1961 में। इब्तिदाई तालीम मेरी कराची की है। ठीक। नाज़ाबाद से मैंने मैट्रिक किया, नाज़ाबाद से फिर शुपान कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया, प्रीमियर कॉलेज से बीकॉम किया, इस्लामिया लॉ कॉलेज से LLB किया, SM लॉ कॉलेज से LLM किया और अब PhD कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। ये मेरा एकेडमिक कैरियर। ठीक। वकील में हादसाती तौर पे बना। अच्छा। मेरी एक पहले असलहे की दुकान होती थी लकी स्टार सदर पे। वहाँ पर मैं दुकान से, असलहे की दुकान से अगवा बराए तवान में अगवा हो गया था। अच्छा। तो मुझे ये बात बहुत दिल कर गई। मैंने कहा शायद इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर कोई कारोबार करने जैसा नहीं है। वो काम करें जिसमें लोग आपसे डरे या जिसमें आपका अपना वजन हो। ये कॉन्सेप्ट आपको उस वक्त था जब आपको उस केस में पकड़ा ये गया? 1992 की बात, 5 अगस्त 1992 को मैं ठीक अपने असले की दुकान से, जब मैं वहाँ से 3 दिन बाद छूट गया, लोग कुछ थे जानने वाले थे, किसी ने मेरे साथ मेहरबानी की, वहाँ से मुझे निकाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया। तो मुझे किसी ने अखबार का तराशा दिखाया। अच्छा। उस तराशे पे लिखा था कि असलहे की दुकान से असलहे के जोर पर असलहा डीलर का अगवा। जबरदस्त। उस जुमले ने मुझे बहुत मतलब मुतासिर किया और मैंने कहा यार, असलहे की दुकान से असलहा डीलर का असलहे के जोर पे अगवा, इसका मतलब ये है कि आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है और असलहा कोई चीज़ नहीं है और मुसल्ला होना कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ है तो आपका अपनी शख्सियत का भारी होना ज़रूरी है, भारी भरकम होना। तो 2 रास्ते मेरे पास थे, या सहाफ़त में जाता या वकालत में। तो मैंने वकालत के शोबे का इंतखाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह वकील बन गया। तो वकील बनने के बाद चूँकि मुझे गम गुस्सा था उस वाक़े का, कि ऐसा मेरे साथ हुआ, कितने लोगों के साथ होता होगा। तो मैंने बहुत रात दिन मेहनत करके काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वकालत के पहले साल ही में मशहूर वकील हो गया माशाल्लाह। और उन दिनों एक खुशनसीबी मेरी ये थी कि शाम के अखबार नए नए निकले थे। जी बिल्कुल, एक वक्त था कि उनको बहुत रीड किया जाता था, बड़ी पब्लिकेशन। तो उन अखबारात के अंदर मेरी 5-5, 6-6 केसेस की खबरें होती थी, बनती थी। मैं पैसे नहीं लेता था, बोलते पैसे नहीं, तो खबर बन रही है तो पैसे ले, काम पकड़ लेता था, वो कर लेता था। उससे हुआ फिर मुझे अमेरिकन मर्डर केस लगा। अमेरिकन मर्डर केस था, यहाँ पर 2 अमेरिकनों का कत्ल हो गया था। 2 केस थे PIDC पे, होटल शेरटन के पास, वो मिले, वो मैंने बरी कराई। उसके बाद एक अस्मा नवाब नाम की लड़की का केस था जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने वालिदैन का कत्ल कराया था, वालिदैन और भाई का। अच्छा। कत्ल में इत्तफाक से बस मैं गया तो उसकी कस्टडी आई हुई थी। मैंने उससे पूछा तुम्हारे पीछे कौन है? उसने कोई नहीं। तो मैंने कहा मैं आपका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। अच्छा। असल में हम राजपूत हैं और ज़बान दे दी तो दे दी। वो केस मैंने 20 साल लड़ा। 20 साल? हारते रहे, जीतते रहे, हारते रहे, जीतते रहे। आखिर में मैंने 20 साल बाद उसको सुप्रीम कोर्ट से बरी कराया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और सबसे बड़ा केस था जिसमें पूरी दुनिया ने मेरा इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू में हर चैनल वाला एक बात ये पूछता था कि हमें वो बात बताओ कि 20 साल में ना तुम थके फ्री में और ना तुम्हारे क्लाइंट तुमसे बदजन हुआ। ऐसी क्या कमिटमेंट थी, ऐसी क्या बात थी? ठीक। और इस बात की बड़ी पजीराई हुई और मैं अभी जब वहाँ गया, अमेरिका गया था 2020 में, तो वाशिंगटन में था, तो स्टेट यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में मेरा ये केस एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि कमिटमेंट ऑफ द लॉयर विद द क्लाइंट। उसमें मुझे बड़ा खुश हुआ। हाँ, क्योंकि और जो दीगर मेरे केसेस बड़े अच्छे थे, तो मैंने कमिटमेंट के साथ वकालत स्टार्ट की। वकालत करता हूँ और वकील हूँ।
ठीक। जो वकील होता है वो बुनियादी तौर पे सियासतदान भी होता है। सियासत पूरी दुनिया में वकील ही करते हैं। आप ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं ना कि वो आम लोगों की खिदमत भी कर रहे होते हैं। जनाब Exactly. बराह रास्त लोगों के साथ बराह रास्त इन्वॉल्व होते हैं, एक सहाफ़ी और एक वकील। ठीक। ये बराह रास्त होते हैं। तो जब उनको लोगों के मसाइल का पता होता है, लोग किस हालात में आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं और क्या उनको चाहिए, क्या मदद क्या है। हमारे यहाँ असम्बलियों को हम लेजिस्लेटिव असम्बली कहते हैं, यानी कि कानून साज असम्बली। जी। कानून साज असम्बली में कानूनदान कोई भी नहीं होता। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। पूरी दुनिया में तमाम लेजिस्लेटिव असम्बलियों में और मुंतखब असम्बलियों में, कानून साज असम्बलियों के अंदर अक्सर तादाद और अक्सरियत वकला की होती है और लोग वकीलों को वोट देते हैं कि हमारे मफाद में वो कानून साजी करेंगे। हाँ। आपने देखा होगा कि जब हमारे असम्बलीज में बिल पास होते हैं और लोग आते हैं तो मीडिया वाले उनसे पता करते हैं कौन सा बिल पास सवाल किया था, कौन सा क्या था। बिल्कुल। वो क्या बिल क्या अच्छा नहीं, मुझे कोई पता नहीं करके ना वो पढ़ते हैं, इवन वो जो कॉपी मिलती है उसको भी रीड नहीं किया होता उन लोगों ने। पार्टी पॉलिसी पे चल रहे होते हैं। अब पार्टीज का आपको पता ही है, वो पार्टीज का तो सिलसिला ये है ना कि ले के रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। इस पे चलते हैं। पॉलिटिक्स में किसकी लाइन लेके चल रहे हैं, किस मुल्क के लेके चल रहे हैं, किस इदारे की लेके चल रहे हैं। अवाम के मफाद से इनको कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल। अगर अवाम के मफाद में सोचते हैं तो सिर्फ 3 शोबे हैं जो अवाम के मफाद में सोचते हैं मेरे नज़दीक: वकील, सहाफ़ी और डॉक्टर। ठीक। अगर 3 लोग आपको मुखलिस मिल जाए आपकी निजी जिंदगी में, दोस्ती के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि कभी आप पर परेशानी आए। अल्लाह ही परेशान करे तो करे। आपने तो सियासत को बिल्कुल आउट कर दिया है, सियासतदानों को बिल्कुल आउट कर दिया है। आपने 3 लोगों को इसका पूरे का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। हालांकि हमारे मुल्क में सबसे बड़े जो अलंबरदार हैं, जो कहते हैं कि हम आवाम के हुकूक के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, पॉलिटिक्स है ही आवाम की खिदमत का नाम, आपने सर उसको कैसे आउट कर दिया? उसकी कोई हमें बताएंगे? देखिए, हम अपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात कर रहे हैं जी। अगर हम सियासत को जिस लबो लहजे में मैंने सियासत की बात की है, जिस लबो लहजे में आपने सवाल किया है, ये लबो लहजा हम जो तरक्की याफ्ता ममालिक के उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और इसके जो हमारे अफ़गानिस्तान, इन जैसे ममालिक के लिए हम कर सकते हैं कि जहाँ पर सियासत नहीं है, सियासत एक कारोबार है। सियासत 2 चीज़ों के लिए लोग करते हैं, या पैसे कमाने के लिए इन ममालिक में, या कमाया हुआ बचाने के लिए। तो इसमें आवाम की फलाह बहबूद का एजेंडा तो कहीं नहीं है। और यही वजह है कि हर आदमी आके कहते हैं इस बात को, हम अगले साल ये करेंगे, ये करेंगे। जिन्होंने 35 साल हुकूमतें की हैं, वो अब आके कहते हैं हम किसान कार्ड दे देंगे, हम यूथ का कार्ड दे देंगे, फलाना कार्ड दे देंगे, दिमाग कार्ड दे देंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा दे रही है, ये नहीं बता रही कि पैसा कहाँ से आएगा। ये तो ऐसे हो गई गरीब की बीवी घर में बैठ के करिए, यहाँ पर्दे लगवा लूंगी, यहाँ अलमारी बनवा लूंगी, यहाँ अपना शोकेस रखवा लूंगी, यहाँ सोफे रखवा लूंगी, तो बहन मेरी पैसे कहाँ से आएंगे? तो अब जितने लोग हैं, हर आदमी 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। आएगा तो जाएगा ना। आज तुम बिजली दे रहे पैसे ले रहे हो, तो कल क्या कोई अलादीन आ जाएगा आपके पास? ऐसा क्या होगा? क्या हो, बोली सीना आ जाएंगे, क्या अलबैरूनी आ जाएगा आपके पास, लॉर्ड मैकाले आ जाएगा। और फिर जब ये लोग आ जाएंगे ना सरकार में, जब ये लोग बरसरे इक़्तिदार होंगे, तो उस वक्त इनके पास कुछ नहीं होगा देने के लिए, बात करने के लिए कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। देखिए, हर आदमी अखराजात का दे रहा है प्लान, आमदनी का कोई नहीं दे रहा। और आमदनी के प्लान पे जब आती है बात, तो पता चला कि ये IMF गालियाँ बक रहे होते हैं कि IMF ने तो अगर आपको ना दे रहा होता, पिछले साल आपका मुल्क दिवालिया हो जाता। शहबाज शरीफ ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैंने खुद डिफॉल्ट होने से बचाया पाकिस्तान को IMF की मदद से। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। बात यह है कि हम किसी घर मेहमान गए, उसने हमारे सामने खीर रखी, तो मैं खीर का खा शौक से रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं आपकी खुशी के लिए खा रहा हूँ। आपकी खुशी के लिए अपनी खुशी से ले रहा हूँ। ये सब कहने की बातें मसनद, इक़्तिदार और महल, ये इसके रीत रिवायत, इसके उसूल अलहदा होते हैं। ठीक। महल महलाती साजिशों से गिरते हैं। पिछली हुकूमतें जितनी भी गिरी है, महलाती साजिशों से गिरी है, आवाम के इनकलाब से नहीं गिरी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आवाम के इनकलाब से अगर कोई गिरा है तो मुल्क टूटा है हमारा और बांग्लादेश बना है। वो एक इनकलाब था, उसके पहले अलावा कोई इनकलाब। लेकिन उसमें भी 100% क्या आप ये कह सकते हैं अपनी दानिस्त के मुताबिक कि वो अवामी ही इनकलाब था, वो अवाम की वजह से ही हुआ था ऐसा? हाँ, देखिए, बात देखिए, जहाँ पर जमहूरी इक़्तिदारों को पांव तले रौंदा जाएगा,
वहां पर इस तरह की बातें होंगी। इनकलाब पब्लिक नहीं लेके आती, एक आदमी होता है जो बाइंडिंग फोर्स होता है। जैसे भुट्टो साहब आए थे अपने पीपल्स पार्टी लेके, वो बाइंडिंग फोर्स थी, जीते, लेकिन वो जीते तो नहीं थे ना। 87 सीट्स के ऊपर आपने हुकूमत ले ली, 166 सीट वालों को आपने हुकूमत नहीं दी, और तो वो तो करेंगे इस तरह। फिर इंडिया हमारा दुश्मन था, बैठा था उसके ऊपर, उसने भी सपोर्ट की। एक रियासत के अंदर कभी इनकलाब नहीं आ सकता जब तक दूसरी रियासत मदाखलत ना करे। आज बलूचिस्तान का जो मसला है जी, उसमें दूसरी रियासतें मदाखलत कर रही हैं। हम इनके नाम अगर हम लेना चाहें, जैसे ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, और जो हमारे अतराफ के ममालिक है जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो शामिल है इसके ऊपर, कि जिसमें कर रहा तो इसलिए डिस्टर्बेंस है वहाँ पर। और उसको सर अभी तक उस तरीके से ना तो एड्रेस किया गया है, ना उस मसले को उतनी संजीदगी से लिया गया जितना वो सेंसिटिव मैटर है। उसको मुझे नहीं पता कि क्यों पसे पुष्ट डाला जाता है और उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती। बलूचिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये जस्टिफाई है ही नहीं कि वहाँ पर ये मसले हैं तो वहाँ पर ये मसले हैं। एक रियासत का काम है उन मसलों को लेकर चलना, उनके मसलों को हल करना। वो हमारे शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, अल्टीमेटली उनकी शनाख्त पाकिस्तान है। तो आपकी नज़र में क्यों उनको इतना ज़्यादा पीछे किया जाता है? वही लोग हैं जो इस्तेमाल हुए थे, सही वही लोग हैं। मैं आपको तो एक छोटी सी मिसाल दूं, पूरे मुल्क में मोटरवेज बन गए, मुझे एक मोटरवे का नाम बता दें जो बलूचिस्तान में बना। नहीं, वो तो तरजीह रही नहीं ना कभी भी। सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो चमन बॉर्डर से लेकर और चमन कोयटा से लेकर कराची तक का है। ये 750 किलोमीटर के एरिया, इस पे एक भी नहीं है और डबल रोड है, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल। अगर इस बात को कोई करता है तो उसका हक है। पूरी दुनिया में तरक्की पोर्ट से पहाड़ तक होती है। हमारे यहाँ मोटरवे पहाड़ से बनना शुरू हुआ और सक्खर पे आकर रुक गया, पोर्ट तक पहुंचे ही नहीं। इसके लिए हम तरक्की चाहते ही नहीं। आप देखिए कराची से हैदराबाद सक्खर तक के नहीं है मोटरवे, बिल्कुल। और जो कराची से हैदराबाद तक का है वो भी एक्सप्रेस वे भी कराने का हकदार नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल उसको तो इसका मतलब ये है कि एजेंडा कुछ और है। वरना पोर्ट से सड़क बनना शुरू होती है और क्या कहते हैं फिर पहाड़ तक जाती है। यानी कि कराची से जब हम छोटे थे नारा लगता था कराची से लेके खैबर तक। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब खैबर से शुरू हो गया मोटरवे बनना, कराची लेकिन कराची तक नहीं पहुंचा। ये तो बात है सियासत की होती है। हम जो सियासत में आ रहे हैं, वकील हैं, आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं कि लोग इन पॉलिटिकल पार्टियों के नारों से बहुत मुतनफ़्फर हो गए और दिल भर गया उनका। अब हाल तो ये हो गया है, अब आप देखिए ना आज़ाद उम्मीदवारों से, मुझसे किसी ने कहा कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे क्यों इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो? जी। मैंने कहा कि देखो, जिसका एक घर होता है ना उसका एक घर होता है, और जिसका कोई घर नहीं होता हर घर उसका घर होता है। जब मैं आज़ाद उम्मीदवार लड़ूंगा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेरे वोटर्स हैं और जो लोग रहते हैं उनका हर घर मेरा घर है। लेकिन अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से होऊंगा तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सेक्रेटेरिएट में बैठूंगा, अपने लीडर के एजेंडे पे चलूंगा और दीगर चलूंगा। अवाम उन्नास का एजेंडा मेरा नहीं रहेगा। अब इस हालात में तो ये अब हालात बन गए कि आपने देखा हो कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं अपने स्टेज से कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप तमाम अवाम उन्नास से दरख्वास्त है कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया जाए इनडायरेक्टली। हाँ, बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि वो भी पार्टी के लोगों से मायूस हो गए, पार्टी के लोग उनसे मायूस हैं। ये सिर्फ जत्थे बने हुए। बिल्कुल अगर आप उनकी कहानियाँ देखें, तैमूर लंग की कहानी देखें, बाबर की देखें, इन्होंने पहले छोटे छोटे जत्थे बनाए, फिर गुरोह बनाए, फिर लश्कर बनाए, फिर चढ़ाइयाँ की, मुल्कों पे लड़ाइयाँ की और खोपड़ियों के मीनार बनाते चले गए खौफ दिखाने के लिए। लूट मार के अलावा तो कुछ नहीं किया। जो चंगेज़ खान ने किया, लाको खान ने किया, वही हमारे मुस्लिम सिपा सलारों ने किया कि रियासतें थी। तो इसी तरह बिल्कुल उसी डगर पे चलते हुए सियासत में ये इन्होंने जत्थे बनाए हुए। अवाम इनका कोई मंशूर नहीं है, इनका कोई प्रोग्राम नहीं है अवाम उन्नास के लिए। सिर्फ यही है कि आ जाएँ, TADA लें और जो उनकी तनख्वाह मिलती है वो लें और अपने कलफ के कपड़े पहन के गाड़ी में घूम के अपना आप को दिखाएं। आप भी काम करती हैं, इसके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं है। जब इसके बरक्स जब आप देखती हैं कोई वकील जीतता है इलेक्शन में, आता है
सेनेटर बनता है, उसके बाद क्या कहते हैं मेंबर पार्लियामेंट बनता है, मेंबर सूबाई असम्बली बनता है, चेयरमैन बनता है बल्दियात का, मेयर बनता है, उसका एटीट्यूड अलग होता है, उसको सुनना और बैठना अलग होता है, वो समझता है सिस्टम को, सिस्टम को समझता है। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त यही है तमाम लोगों से कि जितने लोग वकील खड़े हुए हैं, वकला खड़े हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार तौर पर उनको वोट दें, और अगर एक से ज़्यादा वकील इलेक्शन लड़ रहे हैं आपस में तो उनको अपने तौर पर सोच समझ के वोट दें कि कौन सा वकील ऐसा है जो हमारा दुख दर्द रखता है या हमारे मौक़िफ़ को बबांगे दहल अच्छी आवाज़, तवाना आवाज़ देगा, न कारखाने में तूती की आवाज़ नहीं बनेगी। तो इस तरह आवाम को सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से आवाम बाशऊर है। हम जहाँ जिस इलाके में जा रहे हैं, क्लिफ्टन में 20 से ज़्यादा कच्ची आबादियाँ हैं, बिल्कुल, फिर क्लिफ्टन का एरिया है, डिफेंस का एरिया है। आप देखें क्लिफ्टन के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा टैक्स क्लिफ्टन देता है पूरे पाकिस्तान में, रहायशी इलाकों में, कमर्शियल इलाकों का डिफेंस देता है टैक्स। ये बात है, ये वो इलाके हैं पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान के माथे पे कलंक है कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते इलाके, उनके घरों के नलकों में पानी नहीं आता। डिफेंस क्लिफ्टन में एक भी फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं है। डिफेंस क्लिफ्टन में जब बारिश आती है तो 4-4 फुट 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। ये वो इलाके हैं पाकिस्तान के जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स। और अगर ये उन इलाकों का हाल है जो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन वहाँ से हो रही होती है, तो फिर कच्ची आबादियों का क्या को तो सिर्फ हम इमेजिन ही कर सकते हैं। जी। अब आप देखें कराची के हवाले से मैं बात करता हूँ, लालू खेत की जो मार्केट है, ये जितना टैक्स देती है, इनकम टैक्स देती है, सेल्स टैक्स देती है, पूरा लाहौर उसका आधा भी नहीं देता, पूरा लाहौर आधा नहीं देता। और कराची को डिप्राइव किया कि वो सियासत की नजर हुआ है। कभी एमक्यूएम ने सियासत नहीं खेली, कभी उस पार्टी ने खेल ली, मुस्लिम लीग नून को तो फुर्सत ही नहीं है, जमात इस्लामी अपना वो मस्जिद मदरसे से बाहर नहीं निकलती, उनका अपना एक कंजस्टेड माहौल है। तो कराची को तो यतीम छोड़ा हुआ है। मैं दावे से कहता हूँ कि कराची के लोग अगर आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देंगे, पढ़े लिखे लोगों को देंगे, कराची का मुकदमा लड़ेंगे। तो स्ट्रेंथ कैसे बनाएंगे फिर आज़ाद उम्मीदवार? आप हमारी समझ के लिए हमें बता दीजिए कि जैसे आप बैठे हुए हैं असम्बली के अंदर, आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग पहुँच जाते हैं जीत के, तो वो किस तरीके से आवाम के मुकदमे लड़ेंगे, किस तरीके से लेजिस्लेशन में अपना रोल प्ले करेंगे, किस तरीके से वो आवाम के जो मसाइल है, जैसे सारा बुनियादी मसला जो यहाँ का है सबसे बड़ा वो पानी है जी, गैस नहीं पहुँच रही लोगों को, सफाई का निज़ाम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, लोगों की गलियाँ नहीं हैं, सड़कें नहीं, ये सारे वो मसाइल हैं जिनको प्रायोरिटी बेसिस पर हल करने की ज़रूरत है। चले मेडिकल और एजुकेशन और बाकी चीज़ें तो उसके थोड़ा 1 स्टेप डाउन आती हैं, पहली तो वही है जिनमें हमें सर्वाइवल की ज़रूरत होती है, वही नहीं है हमारे पास। हम चाहते नहीं करना ना। और आप तालीम का बजट देखें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट देखें, बिल्कुल ज़ीरो। ये जो सवाल है बहुत पुराना सवाल है, 76 साल पुराना सवाल है जो आपने किया है, और मैं भी 60 साल से ये बात सुन रहा हूँ। मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत है, और पुरानी चीज़ अच्छी होती है। हाँ, अच्छा, ये 3 जुमले बचपन से, आज मेरी 62 साल की उम्र हो गई और मैं यही बात सुनता हुआ आ रहा हूँ। तो बात ये होती है कि अभी कहते हैं जब आँख खुले सवेरा समझो, नई दुकान नया सामान। जब नए लोग आप अपना वोट नहीं देते, देखिए मैं आपको बहुत अहम बात बताऊं, जो वाक़या करबला है इसकी वजह क्या है? यजीद ने क्या मांगा था इमाम हुसैन से? एक वोट तो मांगा था जी, कि तुम मेरी बैत कर लो जी। कि मौला ने गर्दन कटा दी, गलत आदमी को वोट नहीं दिया। ये वोटर को एक पैगाम है कि जब तुम देखो कि गलत आदमी को, तुम आंख बंद करके वोट दे रहे हो, देखते नहीं 5 साल तक तुम अपने क्या मुसल्लत कर रहे हो। ये तो ऐसा है, किसी गलत आदमी को वोट देना, माजरत के साथ किसी फाहिश औरत से शादी करके घर में लाके निकाह करके उससे बच्चे पैदा हो जाएं और फिर बोलो जी मेरे बच्चे खराब हो गए। ठीक, तो हम जब तक अपने लोगों को देखेंगे नहीं उस हुसैनी बात पे कि जो कि मैं गर्दन कटा दूंगा, गलत आदमी को वोट नहीं दूंगा, ये बात है। उसके बाद क्या है, आज जब लोग निकले, लोगों का शऊर आया, आप देखें इतने ज़्यादा, सबसे हमारे हल्के से 38 उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज़ाद लड़ रहे हैं इलेक्शन। अच्छा जी, और 13 ऐसे हैं, 12 जो पार्टियों के हैं। और पार्टीज के अंदर भी क्या है, बाकी
एमकेएम पीपल्स पार्टी, नून लीग की वर्कर्स हैं, उन्होंने कभी बैनर भी नहीं लगाया आज तक। तो दो पार्टियां, तीन पार्टियां वैसे तो इत्तेहाद भी करके बैठे हुए हैं। हाँ, इत्तेहाद करके बैठे। तो आप इत्तेहाद किसके लिए कर रहे हो भाई? अपने लिए। ये कर रहे हो ना? क्लियर है ना? बिल्कुल 100% क्लियर है ये बात। अपने लिए कर रहे हो। जब बात करें, अगर इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार इत्तेहाद करना शुरू कर दे, लेकिन बात क्या है कि हर आदमी को ये चांस दिया जाए कि वो अपने तौर पे अपना बेहतरीन नुमाइंदा चुने और उस नुमाइंदे को चुनकर आगे चले। आज देखें तो बहुत सारे मसाइल नहीं हो जाएंगे जावेद साहब इस तरीके से, अगर आज़ाद उम्मीदवार हैं, चले बड़ी तादाद में सिलेक्ट भी हो गए, अगर हुकूमत अल्टीमेटली आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि किसकी बनती है सिंध के अंदर और आने वाले वक्त में किसकी बननी है, फिर आप किस तरीके से अपने इलाके के मसाइल हल करेंगे? उसका क्या आपके पास फ्रेमवर्क है? बात मैं आपको बताऊँ एक चीज़, हमारे यहाँ अगर आप सब चीज़ें देखें, सब चीज़ें देख ले, मैं सिर्फ वकीलों ने बातें कर रहा हूँ। आज भी भले लगड़ी लुड़ी सही, किसी भी नंबर की 228 या 128 नंबर की अदलिया हो हमारी, लेकिन अदालतों में इंसाफ आज भी हो रहा है। अच्छा। अदालतों में सुनवाई आज भी हो रही है। बात यह है कि जंगे कागज और कलम से जो लड़ी हुई जंगे होती है ना, वो कभी नहीं हारता आदमी, हथियार से हार जाता है। अब कागज कलम की जंग कौन लड़ता है? वकील को लड़ने आती है, ब्यूरोक्रेट को लड़ने आती है, पढ़े लिखे आदमी को लड़ने आती है। अगर ये हमारे मसाइल का हल नहीं आता, हम कोर्ट का दबाव खटकाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कोई ना कोई ऑर्डर लेते हैं। ये जो इलेक्शन अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन थी। मैं था, आबिद जुबैरी साहब थे और मैं दीगर लोग थे। उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म से दाखिल की थी। जब फौजी ट्रायल की बात हुई थी, वो पिटीशन भी हमारी थी, जो फौजी ट्रायल की पिटीशन हम जीते थे कि सिविल केस फौजीदार भी नहीं चलेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वो भी हमारी थी, हम पोर्टफोलियो पे थे, हमने किया। अब किसी लीडर ने नहीं किया, किसी पार्टी ने कायद ने नहीं किया, किसी पार्टी के वर्कर ने किया, उस वकीलों के प्लेटफॉर्म से हुआ। वकीलों का प्लेटफॉर्म, सहाफियों का प्लेटफॉर्म एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, एक तवाना आवाज निकालते हैं। लेकिन उस सूरत में जब वो जानते हैं कि वो राइट चीज़ करें, जी, आप अनफॉर्चुनेटली इवन हमारे सहाफ़त में भी, वकला बरादरी के अंदर भी बहुत सी चीज़ें अब जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। मैं ये ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रही। एग्जैक्टली वो यूज़ होते हैं कुछ लोगों के हाथों में, सहाफ़ियों को भी देख लें, सरेआम हो रहे हैं, हम देख रहे हैं बैठ के टीवी के ऊपर। इसी तरीके से वकालत में भी, वकला भी, बड़े बड़े नाम भी उसके अंदर शामिल हैं, वो चीज़ों को इतना डिस्टोर्ट करके लोगों के सामने पेश कर रहे होते हैं। तो फिर वो जो आप एक ट्रस्ट और वो सारी चीज़ें आप कह रहे हैं, वो किस तरीके से आवाम बिल्ड करें उनके ऊपर? देखिए, ये तो आवाम को शऊर होना चाहिए, मैं आपको बता दूं। और जो कहता है ना मुझे शऊर नहीं है, वो झूठा है। जो कहता है मुझे शऊर नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। लाशऊरी क्या चीज़ है और शऊर क्या चीज़ है? जब आपके दिमाग का आपके जिस्म पे कंट्रोल मौजूद है, इसका मतलब आपको शऊर है। आप बच्चे को देख लें और पागल को देख लें, बच्चा गंदगी की तरफ जाता है, वली के बच्चे से हाथ मिलाए, शैतान के बच्चे से हाथ मिलाए, उल्टा हाथ देता है। बच्चे को चप्पल पहनने के लिए दे, उल्टी चप्पल पहनेगा। क्यों? उसके दिमाग का, उसके जिस्म पे कंट्रोल नहीं है। जब कंट्रोल हो जाता है तो सीधा हाथ मिलाता है, सीधी चप्पल पहनता है, गंदगी से दूर रहता है। अब पागल आदमी क्या करता है? गंदगी में बैठता है। किसी पागल को नमाज पढ़ते देखा है आपने? किसी पागल को खुशबू लगाते देखा है आपने? किसी पागल को सफ़ेद कपड़े पहने देखा है? क्यों? जब इंसान के जिस्म पर दिमाग का कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो वो लाशऊरी में चले आता है। लेकिन जब एक आदमी निवाला मुंह में लेके आ रहा है, नाक में तो लेके नहीं आ रहा, और बाकी सारे के सारे काम अपने कर रहे हैं, जी, बाथरूम के लिए बाथरूम में जा रहा है ना, वो तो जा रहा है, सारे काम अपने कर रहे हो। शादी हो गई, 12 बच्चे तुम्हारे पैदा हो रहे हैं, तो बोले हमें शऊर नहीं है, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। जब कम पढ़े लिखे हो तो तुमने शादी क्यों करी? तुम्हें क्या बच्चे? तो कहने का मतलब है सब कुछ है। हम दुनिया को मफाद की नज़र से देखते हैं, अपने बेनिफिट, अपने फायदे की नज़र से देखते हैं। जिस दिन हम अपने फायदे की नज़र से देखना छोड़ देंगे दुनिया को, हमें पता चल जाएगा सही और गलत। हर मौलवी ये कहता है कि उलमाए हक और उलमाए सू मौजूद है। बिल्कुल। आज तक किसी मौलवी ने, किसी तबका फिक्र ने उलमाए हक और उलमाए सू की फैज दी नहीं। ये देंगे तो सारे मौलवी उलमाए सू हो जाएंगे। जिस तरह वहाँ पर अमेरिका में एक मुकदमा चल रहा था कि किस बात पे हमें काफिर कहता है, बोला हम क्या, बोले काफिर, आप मुसलमान है, बोला अच्छा, बोला हम क्या आपको काफिर बोलते हैं? आप देख लो किताबें, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कह रहा है। तो तुम तो सारे काफिर हो, तुम्हें तो सारे एक दूसरे को काफिर कह रहे हो। तो यहाँ क्या है? मफादात की जंग है।
मफादात की जंग, इससे हम नहीं निकलेंगे। आवाम उन्नास को निकलना पड़ेगा, आवाम को सोचना पड़ेगा कि पार्टियों से हट के बादशाह लोगों को दें। वकीलों का माजी, हाल, मुस्तकबिल सब आवाम के सामने होता है, उसके सामने होता है। और ये और भी जो क्लिफ्टन जो इतना बड़ा हल्का है हमारा, ये जिसके अंदर आप ज़्यादा दे तो मैं हल्के के इलाकों के नाम बताऊं, जिसमें डिफेंस है, क्लिफ्टन है, शीरी जना कॉलोनी है, नीलम कॉलोनी है, शाह रसूल कॉलोनी है, रेती लाइन है, हिजरत कॉलोनी है, रेलवे सिटी कॉलोनी है, बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी। अच्छा, और क्या बोलते हैं, कैंट रेलवे स्टेशन है, हज़ारा कॉलोनी है, जिना अस्पताल है, इसकी क्रिश्चियन आबादी है। उसके बाद क्या कालापुल की कच्ची आबादी है, मस्जिद तूबा है, PNS शिफा है, उसके साथ मदनी आबाद है, दिल्ली कॉलोनी है, चांडियो विलेज है, उसके बाद पंजाब कॉलोनी है, PNT कॉलोनी है, अपर गिजरी है, लोअर गिजरी है, बख्शल विलेज है, उसके बाद क्या कहते हैं चांडियो विलेज है। इनसे नीचे आ जाए यहाँ पर तो बंस रोड है, पूरा बंस रोड के साथ जो रेडियो पाकिस्तान है, रतन तालाब है, पिरडी है, उसके बाद हम न्यू चाली है, और मीठा दर थाने के सामने का जो हिस्सा है पूरा बोरी इलाका वो है। ये एक इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके बाद लक्की स्टार है, फिलेट क्लब है, और क्या कहते हैं मेट्रोपोल होटल है, आवारी होटल है, CM हाउस है, गवर्नर हाउस है, अमेरिकन कॉन्सुलेट है। ये सब इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसके अंदर देखिए 4,60,000 वोटर है। सही। वोट कितना पड़ता है? 10%, 20%, 30%। जब मैं वोट नहीं दूंगा तो मैं कैसे कर लूं? मैं दवाई ला के डॉक्टर के सलाह के तकिए के नीचे रख के सो जाऊं? कर रहा हूं कि मैं ठीक हो जाऊं। जी। चेंज आ जाएगा। चेंज कैसे आ जाएगा? हमें अपने वोट का हक इस्तेमाल करना होगा, हमें हर आदमी को वोट देना पड़ेगा। दुनिया में जो लोग कहते हैं कि बुराई ज़्यादा है दुनिया के अंदर, वो भी झूठ बोलते हैं। दुनिया में अच्छाई ज़्यादा है। आप अपने मोहल्ले में देख लें, मेरे मोहल्ले में देख लें, किसी के मोहल्ले में देख लें, 5-10 आदमी गलत होते हैं, लाखों का मोहल्ला अच्छा होता है। और हम क्या कहते हैं? लोग बड़े खराब हैं। लोग खराब नहीं है, अच्छे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब अच्छे लोग बाहर निकलेंगे तो बुराई खुद बैठ जाएगी। अंधेरा क्या चीज़ है? अंधेरा उस वक्त तक अपना वजूद कायम रखता है जब तक रोशनी अपना दखल अंदाजी नहीं करती। जिस दिन रोशनी दखल अंदाजी करती है अंधेरा भाग जाता है। फिर हम खौफ के माहौल में रहते हैं। खौफ के माहौल में शायर ने शेर कहा है ना कि हादसों की जद में क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। क्या बात है? जिन इलाकों में जलजले आते हैं वहाँ घर नहीं होते। फिर एक बात हो रहा है ना कि हालात, वो जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा? जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। क्या गजा में 26,500 आदमी शहीद हो गए? क्या मामूलात जिंदगी खत्म हो गए? नहीं। आज भी शादियां हो रही है वहां पर, बिल्कुल। आज भी अस्पतालों में लोग हैं वहाँ पर, दीगर उम्र चला रहे हैं। तो लोग अपने आप को ढाल लेते। हम एक जमूत का शिकार हो गए, हम बेख्वाबी के अंदर ढल गए, हम उठना नहीं चाहते। लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ी तब्दीली तो आई है? लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस का जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। वो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन रेशो थोड़ा सा हिला तो ज़रूर है। आप देखते हैं इस चेंज को, फील करते हैं? उसका सेहरा आप जैसे सोशल मीडिया के सर जाता है। देखिए वो इसलिए जाता है, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ कि आपने मुझे बुलाया, लेके आया। मुझे पता है कि आप मुझे बुलाएंगे तो मुझसे कोई लिफाफा का तकाजा नहीं हो, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। जितने मीडिया है आप देखें, इतने बड़े बड़े इश्तिहार चल रहे हैं, पेड डॉक्यूमेंट्री चल रही है, मुफ्त में तो नहीं चल रही। नहीं, बिल्कुल। अब सोशल मीडिया ने क्या किया, लोगों को एक्सेस कर दिया। मैं मोबाइल पे हूँ, मैं आप टीवी देख रहा हूँ अपना, मैं मोबाइल पे हूँ, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मोबाइल पे हूँ, व्हाट्सएप पे इतनी अच्छी बातें आ रही है, फेसबुक पे इतनी अच्छी बातें आ रही है। कल जिन बातों के लिए हमें लाइब्रेरी में जाके लड़ झगड़ कर सीट हासिल करनी होती थी, और वॉशरूम इसलिए नहीं जाते थे कि मैं उठ के जाऊँगा वॉशरूम तो मेरी सीट चली जाएगी। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लियाकत लाइब्रेरी जाते थे, सुबह 7 बजे निकलते थे, 7:30 बजे लाइन लगा लेते थे। जैसे गेट खुलता था लाइब्रेरी का, ऐसे भागते हुए जाके सीट पकड़ते थे, और एक जाते थे और जाके बैठ के वॉशरूम नहीं जाते थे कि सीट चली जाएगी हमारी, और जैसे उठते सीट। आज तो नहीं है ना, आज आप लेक्चर दें, बच्चा यूँ देख के मोबाइल देख के बताता है कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल सब बातें। तो आज की जो सोसाइटी है बहुत अच्छी है, आज का जो माशरा बहुत अच्छा है। अगर कल हम ये माशरा हमको मिला होता तो हम इससे ज़्यादा तो अब भी इस सहूलत के साथ भी अगर कोई ये कहे कि मुझे शऊर नहीं, मुझे इल्म नहीं, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये आपकी गलती। यही तो मैंने अभी आपसे कहा, जो कहता है मुझे शऊर नहीं वो झूठा है। आज की अगर आपको कुछ नहीं पता, लोग कहते हैं कि मुझे तो ये पता ही नहीं था। भाई अगर आपको ये नहीं पता तो आपके पास ये है ना, इसके अंदर सब कुछ। आप लिखें, सर्च करें, वॉइस पे करें। लिखना नहीं जानते तो भी मसला नहीं है, आप वॉइस पे करें, आपके पास आ जाएगी वो चीज़। जनाब हमने ऐसे लोग देखे, लिखना नहीं आता, वॉइस कर रहे हैं और ट्रांसलेट होकर जा रहा है, मैसेज जा रहा है। एग्जैक्टली, आपको कुछ सर्च करना है कहीं पर भी।
आज सिर्फ और सिर्फ यही है बात कि हम कोशिश नहीं कर रहे, हम चाहते नहीं अपने आप को मशक्कत बनाना। मैं एक बात कहता चलूँ, मैं अमेरिका में था तो किसी ने कहा, ऐसी बात हो रही थी, तुमने कही अंग्रेज इतनी तरक्की क्या हुआ है और हम इतनी तनज़्ज़ुली में, हम क्यों? बात ऐसी डिस्कशन हो रही थी, पता चला किसी अंग्रेज ने मुझे एक बात बोली, कहता है ऐसी बात करना कि आप मुसलमानों के नज़दीक 11 साढ़े 11 बजे ज़वाल का वक्त शुरू होता है, ठीक है, हमारे मजहब में ऐसा नहीं है। लेकिन हम सुबह 8 बजे ड्यूटी पे होते हैं, 8 बजे का मतलब होता है 7:59 पहुंच जाते हैं और 5 बजे तक अपना काम खत्म कर देते हैं। आपके जो लोग हैं 11 साढ़े 11 12 बजे सोते उठते हैं, काम पे निकलते हैं। जब आप अपने अकीदे के मुताबिक ज़वाल के वक्त काम पे निकलोगे तो उरूज कहाँ से हासिल करोगे? और आपका अकीदा है वो, और आपका अकीदा है, जो आपका अकीदा है वो आपका अकीदा है उस पे। तो जब मुसलमान ज़वाल के वक्त काम शुरू कर रहा है तो उरूज कहाँ देखेगा? जब सर चार्ल्स नेपियर ने हमला किया उसका वहाँ पर बहादुर शाह जफ़र के, वो 1 बजे अपने सारे काम करके अपने घर पे खाना खाने चले आते थे और 4 बजे के बाद 3 बजे बादशाह सलामत के दरबार के महल के अंदर जाग होती थी, खुलते थे, नाश्ता होता था, जो काम कर चले गए, और फिर सारी रात नाच गाना होता था, फिर चले गए। बात मोहम्मद शाह रंगीला, इतना बड़ा बादशाह, जब नादिर शाह ने हमला किया उसकी फौज पहुंच गई लाहौर, तो लोगों ने कहा लाहौर तक आ गया है नादिर शाह, तो उन्होंने एक तारीखी जुमला किया, दिल्ली हुनूस दूरस्त आ गए। जब उसने हमला किया आके लोगों को बिल्कुल बगैर जंग के हो गया आगे पर, तो लोगों ने कहा बादशाह सलामत आप कुछ निकले बाहर, तो उनको हाथी बिठा दिया, उनको हाथ में तलवार दी, तो तलवार उनके हाथ से गिर गई। कहने लगी ये इतनी भारी क्यों है तलवार? रुबाब तो भारी नहीं होता, तलवार नहीं, वो मिज़राब तो भारी, मिज़राब कहते हैं जिससे हम रुबाब बजाते हैं ना, तार को, उसको मिज़राब कहते हैं। कहते मिज़राब तो इतना हल्का होता है, ये तलवार इतनी भारी क्यों है? उन्होंने चक्कर लगाया और करके अवाम उन्नास निकली लड़ने के लिए। उसके ऊपर नादिर शाह ने 5 घंटे में 3 लाख लोगों को मार दिया, वो भी मुसलमान थे। मोहम्मद शाह रंगीला मुसलमान था, रियासत भी मुसलमान थी, नादिर शाह भी मुसलमान था। तुमने 3 लाख आदमियों के खोपड़ियों को मीनार कैसे बना दिया? इसका मतलब ये हुआ कि हम सब सियासत के अंदर मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए लड़ रहे हैं, अवाम उन्नास के बेनिफिट्स के लिए कोई काम नहीं कर रहे। और फिर ये गलत फहमी लोगों को क्यों उनके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस झूठ के ऊपर इस हद तक यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उसके लिए हम किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटते। अच्छा, अब देखिए बात क्या, हम क्यों धोखे में आते हैं? देखिए, धोखे में आने के 3 रास्ते हैं। अच्छा, 3 चीजें हैं जो हमको धोखा देती है। लालच, नुकसान लालच में होता है, नुकसान मुरव्वत में होता है। मुरव्वत क्या है? मैं भी आपके पास आया, आपने मुझे 1 कप कॉफी पिलाई, आपका 1 कॉफी का नुकसान हो गया, एक तरह से पैसा खर्च हुआ ना जी। नुकसान लालच में होता है, नुकसान मुरव्वत में होता है, और नुकसान हादसाती होता है। हम हादसे के नुकसान से बच सकते हैं एहतियात करके, बिल्कुल। हम लालच के नुकसान से बच सकते हैं 100% एहतियात करके। मुरव्वत के नुकसान से बच सकते हैं, आप मेरे घर आएंगे, मैं चाय पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, मैं आपके घर आऊंगा, आप मुझे चाय पिलाओगे, खाना खिलाएंगे। मुरव्वत का नुकसान, हर आदमी आज के माशरे में मुरव्वत के नुकसान से बच रहा है जिससे फरार नहीं है, और लालच के नुकसान में फंस रहा है जहां से 100% फरार है। 1 सेकंड के फर्क से आप हादसे का शिकार हो रहे हो। हमें वक्त की कदर नहीं है। हमारे पाकिस्तानी माशरे में हम कहते हैं वक्त की कदर देखनी है तो 1 साल की कदर पूछते, तो उस स्टूडेंट से पूछो जिसका 1 साल जाया हो गया। बिल्कुल। 1 महीने की खबर की अगर पूछनी है या 1 हफ्ते की पूछनी है तो उसको पूछो जो 1 महीने से 1 हफ्ते से अस्पताल में पड़ा हुआ है। बेड पर 1 घंटे की खबर की लेनी है तो उससे पूछो जो 1 घंटा लेट हुआ है, आपके क्या कहते हैं 5 मिनट से 1 घंटे की खबर लेनी है तो उससे पूछो जो जिसका 5 मिनट 1 घंटे की वो रेल और जहाज निकल गया उसमें। 1 मिनट की खबर लेनी है तो उससे 1 मिनट की खबर लेनी है। जो कहते हैं 1 मिनट की खबर ले, तो ऐसी कोई बातें तो सीख, तो जिसका जो हादसे से बच गया 1 सेकंड 1 मिनट की खबर लेने, जो 1 सेकंड के फौज से हादसे का शिकार हो गया या हादसे से बच गया, और 1 माइक्रो सेकंड की अगर अहमियत पूछनी है तो उस एथलीट से पूछो जो 1 माइक्रो सेकंड की फर्क से टाइटल से रह गया पीछे। तो 1 माइक्रो सेकंड से लेके 1 साल तक की कीमत का कुलिया मौजूद है।
हम किस कुलिये में आते हैं, एक लंबी फहरिस्त है, हम किस कुलिये में आते हैं। कभी हमने सोचा हमारा वक्त कहाँ जा रहा है? नहीं। क्यों? मैं भी कोताही करता हूँ, हम सब कोताही करते हैं, क्योंकि जैसा माशरे में हम रह रहे होते हैं वैसे वैसे हम भी चल रहे होते हैं। हाँ जी। तो हमें पहली बात ये है कि हमें वक्त की कदर के लिए, मामलात के लिए हमें कौन सिखाएगा? हमारा टीचर खुद एक पीरियड के बाद आ रहा है। स्कूल हमारी साल में 6 महीने 4 महीने स्कूल खुलता है। बिल्कुल ऐसी है। वही है हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सर्विस से आप छुट्टियां लगा लें, 152 तो हफ्ते हो गए, वो छुट्टी हो गई, फिर हफ्ते के लगा लें। वैसे भी आप चले जाएं, जब वो वर्किंग आवर्स में हैं, जब काम कर रहे हैं, तो भी उनके काम करने का जरा रफ्तार और मूड चेक। जी, तो वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ दफ्तर आने की तनख्वाह लेते, काम करने की रिश्वत लेते। ऐसे है। तो इन सब जब हम अब तनख्वाह काम करने की लेंगे तो ये मुल्क चलेगा, तो ये माशरा चलेगा। हम देखिए, हमें मुल्क कैसे बनता है, पहले माशरा बनता है। माशरा कैसे बनता है? मैं बनाऊंगा माशरा, आप बनाएंगे। इंडिविजुअल एफर्ट्स। इसीलिए मैं जो आज इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सीरियस इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ नेशनल असेंबली का NA 241 से, डिफेंस क्लिफ्टन और बंस रोड के एरिया से, इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं फिर अपने आप को वक्फ करूँ। अब मेरी उम्र 62 साल होगी, 63 साल चल रहा है। बेटा मेरा वकील हो गया, बेटी मेरी वकील हो गई, 2 बेटियां डॉक्टर हैं, हो गई। तो इन सब चीज़ों को देखते अब मैं फारिग हूँ। अब अगर मेरी जो जिंदगी की बोनस के मेरे 10, 12, 15 साल रह गए, तो अगर मैंने रियासत को, सोसाइटी को, माशरे को दे दिए, तो मैं समझूंगा मैंने अपनी जिंदगी का कर्ज अदा कर दिया। हम जब मरते हैं 3 चीज़ें छोड़ के मरते हैं। एक अपनी दौलत यानी कि असासा जी, एक अपना किरदार, बिल्कुल, और एक वो सोसाइटी जिसको हमने अच्छा या बुरा किया होता है। दौलत तो वारसीन में बढ़ जाती है, ठीक। किरदार हमारा अच्छा होता है तो 30 साल तक हमारी औलाद उस किरदार को बेच के खाती है, बिल्कुल, और बुरा होता है तो उसके मुज़िर असरात से 30 साल तक मुतासिर होती है। जो अब सोसाइटी क्या है? जो हमने अच्छी या खराब करी, हमने अपने बच्चे भी अच्छे उठा लिए, हमने दौलत भी अच्छी छोड़ दी, सोसाइटी खराब करी तो वो सोसाइटी खा जाएगी हमारी औलाद को। तो लिहाजा बेहतरीन चीज़ ये, हम कुछ ना छोड़े, हम अच्छा माशरा छोड़ के जाए, अच्छी सोसाइटी छोड़ कर जाए, तो हम तरक्की करेंगे, तो हमारी औलादें महफूज रहेंगी अगली नस्लों में। एक बात और कहता चलूँ मैं, हमारी बिरादरी की एक मीटिंग थी, मैं हमारा ताल्लुक बिरादरी से, तो बिरादरी के लोगों से एक बात कहता था। मैंने कहा देखो, लोग दूसरे लोगों के बच्चों की तालीम में हिस्सा डालो, तालीम और तरबियत में हिस्सा डालो, ठीक। वो क्यों? इसमें मेरा फायदा है। मैं आपके बच्चे की तरबियत कर रहा हूँ, आपके बच्चे की तरबियत कर, उसमें फायदा मेरा है। मैंने आपके बच्चे की तरबियत नहीं की, अपने बच्चों की, तो मैं 100% नुकसान में कैसे रहा। मैंने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की, तो मैंने माशरे को एक अच्छी बहू दे दी। मैंने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की, माशरे को अच्छा दामाद दिया। तो मेरी अच्छी बहू, मेरा अच्छा दामाद कहाँ है? वो कहाँ से? वो आपके घर में, बिल्कुल, आपके बच्चों की मैंने तरबियत नहीं कर रहा, आपके बच्चों की मैंने तरबियत नहीं की, उस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो हर आदमी कहता है मुझे बहू अच्छी नहीं मिली, मुझे दामाद अच्छा नहीं मिला, तुमने पैदा ही नहीं किया ना, जो बोया वही काटोगे ना, बिल्कुल। कहते ना, गए साल क्या किया तुमने, नए साल क्या करोगे तुम। गए साल जो भी बोया था, नए साल वही काटोगे, बिल्कुल। तो ये बात है। और प्रोफेशन, आदमी को प्योर प्रोफेशनल होना चाहिए। मैं वकील हूँ, मुझे प्योर प्रोफेशनल चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? मशवरा बेचना मेरा बिजनेस है, और मशवरा अल्लाह की अमानत है, बेशक। जो आएगा मेरे पास, उसको मैंने अल्लाह की अमानत लौटानी है। जब कोई मेरे पास क्लाइंट आए, मैं खुले दिल से उसको मशवरा देके अल्लाह की अमानत लौटा दूँ। अब वो आता है कि मुझे आपसे काम कराना है, भाई ये मेरा मशवरा बेचना मेरा बिजनेस है। एक आदमी, मैं पानी बेच रहा हूँ, एक आदमी प्यासा मेरे पास आया, तो एक गिलास मैंने उसको दे दिया मुफ्त में, मैंने हक अदा कर दिया इंसानियत का। दूसरा मांगा, ये 5 रुपए का दूंगा, मेरा बिजनेस है, ठीक। ये प्रोफेशनल कमिटमेंट है। प्रोफेशनल कमिटमेंट की मिसाल देते चलूँ आपको, हमारी माँ कितनी भी मोहब्बत करती हो, वो कहे बेटा आंखें बंद कर ले, मैं तेरे गले पे खाली छुरी रखूंगी, अच्छा, जज्बात से हटके, ठीक है। कोई शख्स कहेगा माँ को छुरी रखने देगा गले के ऊपर? कभी नहीं रखने देगा, कभी नहीं। क्यों? अब तो माँ है, उसकी कोख से पैदा हुए तुम, जी, उसके जिस्म का हिस्सा हो, तुम्हारी रगों में उसका खून है। बाप का खून तो लोग कहते हैं, असल खून तो माँ का है आपकी रगों में, बिल्कुल। वो है, क्यों नहीं करने दे रहे? नहीं, इसलिए रिश्ता हमारा बड़ी अपनी जगह है,
लेकिन मेरी माँ की प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं है मेरे साथ। एक नाई, एक हेयर ड्रेसर हमारी शेव कर रहा होता है जी, हम यूं सर रख के यूं उस तरह उसका गले पे होता है और आंख बंद करके बैठे होते हैं। क्यों भाई? क्या तुम्हारी माँ से ज्यादा अजीज है वो? नहीं, उसके पास प्रोफेशनल कमिटमेंट है। बड़ी जबरदस्त बात आपने की। प्रोफेशनल कमिटमेंट है। प्रोफेशनल कमिटमेंट माँ की ममता से ज्यादा कीमती, ज्यादा वैल्यूएबल, और हम उसको उतना ही अंडरमाइन, अंडर एस्टिमेट और अंडररेट करके बैठे होते हैं। अंडर के फलाना फलाना। तो बात क्या होता है? कमिटमेंट इसको कहते हैं। ये होती है कमिटमेंट। कमिटमेंट की तारीफ यही है जो मैं समझता हूँ, मैं करता हूँ। और तरबियत की तारीफ क्या है? मेरा अच्छा दामाद का है, मेरी अच्छी बहू का है। ढूंढें, उन पे इन्वेस्ट करें। तो मैं आपके बच्चों पे करूँ, ये माशरे को बताता हूँ, इस आपके प्रोग्राम के हवाले से सोसाइटी को मैसेज देता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत पे ना लगो खाली, अपने बहन के, भाई के, रिश्तेदारों के, गली के, मोहल्लों के जो बच्चे, इनकी तरबियत भी करो। इंशाल्लाह कभी ये नहीं कहोगे मुझे अच्छा दामाद नहीं मिला, मुझे अच्छी बहू नहीं मिली। और फिर आप एज ए सोसाइटी भी उनको बिल्ड कर रहे हैं। जो आप कहते हैं ना कि दुनिया बड़ी ख़राब है, ज़माना बड़ा ख़राब है, लोग बड़े ख़राब हैं आपके इर्द गिर्द, वो भी फिर ठीक हो के आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे इवेंचुअली। दुनिया में बताओ ना, बस मैं समझे। देखिए दुनिया में मैं बात हूँ, दुनिया में कोई चीज़ ख़राब नहीं, हर चीज़ ख़राब है। अब एक झूठ लफ्ज है जी, बिल्कुल, कितना बुरा समझाता है झूठ बोलना। अब कोई आदमी, हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक आदमी आ जाए, भाग के आए, हमारी टेबल के नीचे छुप जाए, एक आदमी पिस्तौल लेकर आए कि तुमने यहाँ किसी को आते हुए देखा है जी, आप क्या बोलेगी? बोलता है हाँ देखा, ये रस्सी बेच के कहेंगे आप? तो आपने तो झूठ बोला। जी बिल्कुल, आपने झूठ बोला, और झूठ बोलना तो गुनाह है मजहब में हमारे। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर मैं सच बोलती हूँ तो एक इंसान की जान चली जाती है, यही कहेंगे ना। इसका मतलब यह है कि झूठ और सच नाम की कोई चीज नहीं है। उन अल्फाज की अहमियत है जो मुंह से आपके अदा हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, क्या जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। झूठ और सच आपने उस अल्फाज से, उस जुमले से क्या किया। अगर हम एक लफ्ज बोल रहे हैं किसी के नुकसान में जा रहा है वो, तो वो झूठ से भी बदतर गलत है वो। फिर एक हम झूठ बोल रहे हैं जो किसी के फायदे में जा रहा है, सोसाइटी के फायदे में जा रहा है, फायदे में जा रहा है ओवरऑल जनरली, तो वो उस सच से अच्छा है। वो एक जुमला है ना फारसी का कि उज़्रे गुनाह बदतर अज गुनाह, कि गुनाह करने के बाद गुनाह का उज़ुर पेश करो, ये मैंने इसलिए किया था, ये उस गुनाह से बदतर गुनाह है बेशक जो आपने गुनाह किया। तो इस बात में ऐसे लेता है कि झूठ सच की अहमियत से होती है। तो यही बात मैं फिर कैमरे के से कहता हूँ कि हम अपनी ज़बान के अंदर एक शाइस्तगी लेके आए, बेहूदगी से बाज रहे। हमारे माशरे में आज ज़बानी बेहूदगी बहुत बढ़ गई, और ज़बानी बेहूदगी बढ़ने से हमारे तो मुकद्दस रिश्ते, बहन के, भाई के, बीवी के, माँ के, बच्चों के, ये ख़राब हो रहे हैं बेहूदगी की वजह से। बहुत सारे जुमले में ऑन एयर नहीं कर सकता कि जो हम छोटे थे वो गाली समझी जाती थी, और आज वो जो ना अल्फाज मुरव्विज है, नॉर्मल है, उनको सुनने वाले को भी फर्क नहीं पड़ता। हम आज कोई नहीं कहता मैं डर गया था, मैं आपको इशारतन बता रहा हूँ, आज कोई नहीं कहता मैं डर गया था, बिल्कुल ऐसे है। आज कोई नहीं कहता मुझे डांट दिया था, मतलब मेरी वाट लगा दी। हाँ बिल्कुल, वाट लगा दी क्या मतलब? वाट लगना पता है क्या होता है? किसी आदमी ने शराब पी के किसी आदमी को शदीद पीटा, उसको कहते हैं वाट लगाना। पहले वाट 69 के नाम से एक आती थी, उसको वो वहां से मुरव्विज हुआ। सही विस्की आती थी, तो उसमें जब फिल्मों में भी देखा होगा वाट 69 लिखा था, तो ये ऐसे वाट लगा दी, शराब के नशे में आके मुझे मारा है, कोई बात और है किसी तरह। तो ये चीज हम जब बेहूदगी आ गई इसके अंदर, तो रिश्ते खराब हो गए। और रिश्तों के अंदर फिर हमें एक बात और कहता चलूं, आप मुझे टाइम दे रही है, बहुत शुक्रिया आपका, कि अपने रिश्तों की कदर करो। रिश्ते क्या है? पहला रिश्ता हमारा माँ से जुड़ता है, बाप से जुड़ता है, बहन भाइयों से जुड़ता है। माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, इनकी कदर मंजिलत अपनी अपनी जगह, लेकिन इन्होंने आपको वक्तन फवक्तन छोड़ के चले जाना है। सही। फिर आपका रिश्ता एक अनजानी औरत से जुड़ता है जो आपको बीवी कहलाती है जी।
जो कल आपके बच्चों की माँ बनती है, आप उसके बच्चों के बाप बनते हैं। एक फिर आपकी औलाद भी आपको छोड़ के चली जाती है। बिल्कुल। कौन नहीं जाता छोड़ के आपको? आपकी बीवी, जो एक अनजान औरत आई आपके पास। कमिटमेंट। बिल्कुल। वो जैसे आपने प्रोफेशनल कमिटमेंट की बात की, तो ये फिर आपकी पर्सनल कमिटमेंट है। ये पर्सनल कमिटमेंट है आपकी। किससे? बीवी से। बिल्कुल। हमारे यहाँ चक्कर क्या है माशरे में, बीवी पैर की जूती है। हाँ भाई बीवी सर का ताज भी तो है ना। और उसको कौन बनाएगा? उसको बनाएगा कौन? उसको बनाए आप बनाओ। आप है ना, आप बनाओ। लेकिन ये एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं है ना मुआशरे के अंदर। क्या होता है, ये बीवी होती है अपने मियाँ को बादशाह बनाए तो खुद मलका बनकर रहे, ये बीवी अपने मियाँ को गुलाम बनाए तो वो गुलाम की बीवी कहलाएगी। बिल्कुल ऐसी है, समझे? तो बीवी, मियाँ बीवी का रिश्ता है, कमिटमेंट का रिश्ता है। हम अपने मियाँ बीवी के रिश्ते को कमिटमेंट के साथ निभाएं, क्योंकि उससे हमें फरार नहीं है। और मियाँ बीवी का रिश्ता खराब कब होता है? जब हम बीवी में औरत तलाश करते हैं। बीवी और में औरत कभी तलाश नहीं करनी चाहिए। औरत तो वो जब थी जब हमारे साथ ब्याह के आई थी जी। आज तो हमारी बीवी है। अब आप देखिए कि आपने किस तरीके से उसको डील करना है। हमारे बच्चों की माँ है। अब वो औरत थोड़ी रही है। अब तो घर की चौकीदार है, बावर्चन है, मासी है, बच्चों की माँ है, आपकी बीवी है, आपकी अम्मा की बहू है, आपके अब्बा की बहू है, आपके बहन भाइयों की भाभी है। आपका नजरिया है कि आप उसको देख कैसे रहे, जिस तरीके से देख रहे हैं वैसी वो आपको नजर आएगी। हाँ, उससे अपना रिश्ता मजबूत रखें। और एक बात और, हमारे पास वकील होने के नाते कई केस आते हैं लव मैरिज के। लोग कहते हैं लव मैरिज कामयाब नहीं होती। ऐसी बात है नहीं, लव मैरिज कामयाब होती है। बात क्या होता है कि मैं आपके घर आया जी, आपने मुझे बोला चितारी साहब आइएगा मेरे घर खाना, हमारे घर खाना खाइएगा और मेरे बच्चों से मिलिएगा, घर में बहन भाइयों से मिलेगा। मैं आ गया। अब मैं जहन बना के आया हूँ कि आप मुझे यार कढ़ाई खिलाओगी, कोरमा खिलाओगी, फलाना खिलाओगी। आपने मेरे साथ दाल सब्जी रख दी। मैं आपकी दाल सब्जी, मोहब्बत से खी हुई दाल सब्जी को की कद्र मंजिलत खो गया। बिल्कुल। मैं जहन बना के आया था कि हाँ ये होगा, कि ये होगा। अब मोहब्बत की शादी में क्या होता है, जहन बन जाता है हमारा कि ये मेरे साथ आज इतनी मोहब्बत करता है, कल और करेगा, इससे ज्यादा करेगा, इससे ज्यादा करेगा। तो एक इकोनॉमिक्स का उसूल है, अफादा मुख्ततम और अफादा तकलील मुख्ततम। अच्छा, अफादा क्या होता है? एक यूटिलिटी। ये मैंने चाय का एक सिप लिया, अफादा हुआ, ठीक है। दूसरा सिप लिया है अफादा तकलील, अफादा मुख्ततम, यानी कि इख्तिताम की तरफ जा रहा है। और तीसरा सिप लिया, कब खत्म कर लिया? आपने कहा मैं और चाय पियेंगे चितारी साहब? मैं कहा नहीं सॉरी, थैंक यू और बहुत शुक्रिया आपका। ये अफादा तकलील मुख्ततम हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अफादा तकलील मुख्ततम शादी से पहले कर लेते हैं, मोहब्बत की शादी में, ठीक। तो अफादा का नजर आएगा? नहीं आएगा, तकाजा रह जाता है, फिर वो तकाजा रह जाता है। हाँ। इसी तरह मैंने पूछता हूँ कि भाई तुम्हें तलाक क्यों हो रही है? तुम कह रहे, लड़के से पूछो क्या कहता है, लड़की से पूछो क्या कहता है, तेरी उनसे बहुत अच्छी मोहब्बत है क्या? कह रही मेरे मियाँ का मेरे साथ रवैया अच्छा नहीं था। अच्छा। लड़के से पूछो तुमने क्यों छोड़ दिया इसको? कह रहे लड़की का मेरे साथ रवैया अच्छा नहीं था। अच्छा। तो मैं फिर सोचा यार बात ये है कि एक जुमला मेरे जहन में आया कहने के लिए कि मोहब्बतों से शादियां होती हैं, ठीक है। मोहब्बतों से शादियां होती हैं, रिश्ते बनते हैं, और रवैयों से रिश्ते टूटते हैं। सही। हमें अपने रवैया सही करना चाहिए। जबरदस्त चितारी साहब, बहुत ज़बरदस्त। आपने बहुत ही इसको आपने वसी तरीके से आपने हमारे सामने बयान किया है, रिश्तों को भी, कमिटमेंट्स को भी। आपने जो हम पॉलिटिकल जैसे बात कर रहे थे उसके अंदर भी आपने बताया कि कानून दानों का, वुकला का, एडवोकेट्स का, जजेस का जो रोल है सोसाइटी के अंदर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका इदराक उनको तो है लेकिन दूसरों को नहीं है, वो करने की ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त आपके साथ ये नशिस्त रही, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बहुत मशकूर आपने, थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।